हेलो स्टूडेंट्स। टीचर मनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो आई होप आपने उस क्लास को भी अटेंड किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। क्योंकि हमने क्लास 6th के ऑल चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सबसे पहले और जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? जो इतिहासकार होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो इतिहास के बारे में या अतीत के बारे में जो बीत चुका है उसके बारे में कैसे जानकारी एकत्रित करते हैं? वे पुरानी इमारतों, औजारों, बर्तनों, सिक्कों, पांडुलिपियों और शिलालेखों का अध्ययन करके इतिहास के बारे में जानते हैं। यानी पुरानी इमारतें जो टूटी फूटी अवस्था में मिलती हैं खुदाई के दौरान, औजार मिलते हैं खुदाई के दौरान, बर्तन भी मिलते हैं, सिक्के उस समय कौन से प्रयुक्त किए गए थे ये भी मिलते हैं खुदाई के दौरान। तो इन सभी चीज़ों का और विशेषकर शिलालेखों का, चट्टानों पर खुदाई के खुद कहते हैं, तो उनको भी ये सभी साक्ष्य इतिहास के बारे में बताते हैं। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, पांडुलिपियों और अभिलेखों के बीच एक प्रमुख अंतर बताइए। पांडुलिपियां क्या होती हैं और अभिलेख किसे कहते हैं? पांडुलिपि यह हाथ से लिखी जाती है और इन्हें आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर या हिमालय में उगने वाले बुर्ज नामक वृक्ष की विशेष रूप से तैयार की गई छाल पर लिखा जाता था। तो हिमालय के क्षेत्र में बुर्ज या भुर्ज नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, जिसके छाल पर उस समय पे इतिहासकार को ये साक्ष्य मिले हैं कि उस समय पे लोगों द्वारा, राजाओं के द्वारा या कवियों के द्वारा, अनेक लोगों के द्वारा इस पर लिखे गए लेख मिलते हैं, जिन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। इसकी विशेष बात यही है कि यह हाथ से लिखी जाती है। अभिलेख क्या होता है? यह पत्थर, धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित लेख होते हैं। जैसे कोई पत्थर है, इस पर उत्कीर्णित लेख किसी राजा ने अपने आदेश लिखवा दिए, या फिर कुछ और बातें जो लिखवा दी जाती हैं किसी कठोर सतहों पर, जैसे पत्थर या धातु जैसी, तो उसे अभिलेख कहते हैं। तो ये इन दोनों में प्रमुख अंतर है। पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती है और अभिलेख किसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, शिकारी संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? शिकारी संग्राहक कौन लोग होते हैं? शिकारी संग्राहक का मतलब है उस समय पे प्राचीन काल में जो मानव प्रारंभिक मानव जो शिकार करके उसको संग्रहित करके अपना जीवन निर्वाह करता था, भोजन इकट्ठा करता था, उसे शिकारी संग्राहक कहते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? ये हमारी तरह एक स्थान पर स्थायी रूप से क्यों नहीं रहते थे? तो इसका आंसर है कि भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि ये भोजन इन्हें ऐसे ही नहीं मिलता था। ये ढूंढते थे, दूर दूर जगहों पर भोजन की तलाश में जाते थे, तो इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। दूसरा रीज़न है, जानवर अपने शिकार या चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो जानवर जाते थे, इससे शिकारी संग्राहक का क्या मतलब? क्योंकि ये जानवरों का ही तो शिकार करके खाते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें तब भी जाना पड़ता था। थर्ड रीज़न है, मौसम के अनुसार पेड़ों और पौधों के फल फूल की तलाश में घुमा करते थे, क्योंकि हर किसी फल फूल का मौसम अलग अलग होता है, समय अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार भी उन्हें जाना पड़ता था। फोर्थ रीज़न है, सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। पानी की कमी होती थी, तो इसलिए पानी की तलाश में भी वे इधर उधर जाते थे।
उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मेहरगढ़ नामक स्थान का क्या महत्व है। मेहरगढ़ नाम का स्थान, मेहरगढ़ नामक स्थान का इतिहास में महत्व है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है और एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सबूत मिले हैं कि इस स्थान पर मानव ने प्रारंभ में कृषि करना स्टार्ट किया था, पशुपालन करना स्टार्ट किया था। खेती और पशुपालन की शुरुआत के शुरुआती स्थानों में से एक था जहां लोग धीरे धीरे स्थायी रूप से बसने लगे थे। तो मेहरगढ़ नामक स्थान आधुनिक पाकिस्तान में मौजूद महत्वपूर्ण स्थल था और यहाँ पर गेहूं, जौ उगाना, भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये शुरुआती पशुपालन और खेती के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, इसीलिए यह स्थान महत्वपूर्ण है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, किसने की? तो हड़प्पा की खोज 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने की थी, जब उन्होंने पंजाब, जो अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है, पंजाब का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में है अब, तो रावी नदी के किनारे इस स्थल की खुदाई की गई थी। क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सांकेतिक रूप में कब संकेत मिलने प्रारंभ हुए थे, जब लाहौर से, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, तो लाहौर से कराची तक की एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस दौरान ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे। उसके बाद 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने, जो कि पंजाब का क्षेत्र है जो अब पाकिस्तान में मिला हुआ है, तो रावी नदी के किनारे वो खुदाई कार्य कर रहे थे, तो मतलब करवा रहे थे कुछ ऐसे रिसर्च करने के लिए। तो उस समय पे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ ईंटें वहां पर निकली, जिस वजह से इस सभ्यता की खोज हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, और दूसरा इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों की दो प्रमुख विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा के जो नगर हैं, काफी सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, तो इन नगरों की क्या मुख्य विशेषताएं थी? दो विशेषताएं बतानी है। सबसे पहली है, इन नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। नगर दुर्ग जो पश्चिम में छोटा लेकिन ऊंचा था, और निचला नगर जो पूर्व में बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। यानी कि इस नगर को दो भागों में बांटा गया था, एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर या निचला नगर। निचला नगर, तो क्योंकि जो दुर्ग था वो पश्चिम में था, और यह स्थान, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र था वो छोटा था लेकिन यह ऊंचाई पर बना था। और निचला नगर जो कि पूर्व में था, काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था लेकिन यह निचले इलाके में था। जैसे ये ऊंचाई पर है, ये ऊंची भूमि पर बनाया गया स्थल, ये ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, और इधर ये पश्चिम की तरफ है और पूर्व की तरफ इधर निचला नगर है, परंतु ये निचले इलाके में बना हुआ था। तो ये दो भागों में विभाजित किया गया नगर था। उसके बाद दूसरी विशेषता है, दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई गई थी। जैसे ये दुर्ग है, यहाँ पर दुर्ग खड़ा हुआ होगा और इधर निचला नगर है, तो इनको पूरी चार दीवारी से घेरा गया होगा ऐसे। तो ये चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई गई थी। तो इसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं, एक तो ये नगर दो भागों में बांटा हुआ था और इन दोनों हिस्सों की चार दीवारी से, पकी ईंटों से चार दीवारियां बनाई गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? महाजनपद किसे कहते हैं?
जहाँ पर महाजनपद का मतलब होता है जन के बसने की जगह, जहाँ पर जनता बस जाती है, तो जन के बसने की जगह को ही महाजनपद कहा जाता है। महाजनपदों के राजाओं ने महाजनपद, कितने महाजनपद होते हैं? कुल 13 महाजनपद होते हैं। तो मौर्य काल में 13 महाजनपद होते हैं। और उस समय पे राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? राजा किले क्यों बनवाते थे? यानी कि महल, दुर्ग क्यों बनवाते थे? महाजनपदों के राजाओं ने अपनी राजधानी को अन्य राज्यों के आक्रमणों से बचाने के लिए किले बनवाए थे। जो महाजनपदों के राजा थे वे अपनी राजधानी को बचाने के लिए, क्योंकि राजधानी बहुत ज़्यादा समृद्ध होती थी, तो उसको बचाने के लिए किससे? अन्य राज्यों के आक्रमणों से बचाने के लिए किले बनाए जाते थे। और यह भी कहा जाता है कि वह विशाल और मजबूत दीवारें बनाकर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। वो किले इसलिए भी बनाते थे क्योंकि वो अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करना चाहते थे कि वे कितने समृद्ध हैं, कितने अमीर हैं या फिर कितने शक्तिशाली हैं। तो वे अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन भी करना चाहते थे, इसलिए भी शायद वे किले बनवाए जाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय के चुनाव जनपदों में शासकों के चुनाव के तरीकों से किन तरीकों से भिन्न हैं? यानी कि वर्तमान समय के जो चुनाव होते हैं वो उस समय पे प्राचीन काल में होने वाले शासकों के चुनाव से किस तरीके से अलग हैं। तो उस समय पे जनपदों में अश्वमेध यज्ञ करने से पुरुष राजा बनते थे। अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं ये मैंने अपनी क्लास में भी बताया था कि राजा अश्वमेध यज्ञ करता था और एक अश्व को छोड़ देता था खुले में, और वो अश्व जितनी दूर तक जाता था उस क्षेत्र को, उस वो क्षेत्र राजा का होता जाता था, जब तक तब तक होता जाता था जब तक कोई और शासक उसको रोक ना ले। अगर वो किसी और शासक के क्षेत्र में जाता था और वो शासक अगर उसे रोक देता था तो उसे उस शासक के साथ युद्ध करना पड़ता था, उसकी सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था, और जो युद्ध में जीत जाता था तो वो राजा बनता था। इसे ही अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। तो जो राजा अश्व को अपने राज्य से गुजरने देते थे वे यज्ञ करने वाले राजा की सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे। इस समय उस समय पर राजा इस तरीके से बनते थे। और आधुनिक समय में, आधुनिक युग की यदि बात की जाए तो नेताओं का चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से होता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को अपना वोट डालने का अधिकार है। तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली में वर्तमान समय में इसको क्या कहा जाता है? ये एक अधिकार है। और इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कौन थे और उन्होंने क्या शिक्षा दी? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद उपदेश दिए। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने उपदेश दिए, और उन्हें सब शरणार्थ में, जिसमें दुख से मुक्ति के लिए इच्छाओं का त्याग और मध्य मार्ग का पालन करना शामिल था। मतलब उनकी शिक्षा ये थी कि अगर आपको अपने दुखों से मुक्ति पानी है तो आपको अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा और मध्य मार्ग का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना होगा। ये गौतम बुद्ध की शिक्षा थी। तो जैसे मैंने बताया उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और बोध गया में उन्हें सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, महावीर कौन थे और उनकी शिक्षाएं क्या थी? तो इसका उत्तर है महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने सत्य की खोज के लिए घर छोड़ने और अहिंसा की शक्ति से पालन करने, विनम्र जीवन जीने, चोरी न करने और ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा दी। मतलब महावीर कौन थे ये तो पता चल गया कि वे जैन धर्म के संस्थापक थे। उनकी शिक्षाएं क्या थी? उन्होंने सत्य की खोज के लिए घर छोड़ने,
और अहिंसा का सख्ती से पालन करने की शिक्षा दी। यानी कि अगर आपको सत्य की खोज करनी है, सत्य कौन है? सत्य है ईश्वर। और अगर उसकी खोज करनी है तो उसके लिए आपको घर का त्याग करना होगा और अहिंसा का सख्ती से पालन करना होगा। स्टूडेंट्स, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, वे कृषि कार्य भी नहीं करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि वे कृषि करेंगे तो उनसे जीव हिंसा हो सकती है। तो इसीलिए वो अहिंसा का सख्ती से पालन करते थे, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता भी है। और विनम्र जीवन जीने, चोरी न करने, आपको अपना जीवन विनम्रता के साथ बिताना है, चोरी नहीं करनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करने की उन्होंने शिक्षा दी थी। उन्हें जिन भी कहा जाता था। जिन का मतलब होता है विजेता, क्योंकि जिन शब्द का प्रयोग महावीर के लिए किया गया, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। जो उनकी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अशोक को अद्वितीय शासक क्यों माना जाता है? अशोक को अद्वितीय शासक का मतलब है अनोखा शासक, अनोखा राजा क्यों माना जाता है? वह विश्व इतिहास के एकमात्र राजा थे। पूरे विश्व के इतिहास में, इंडिया की ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद विजय अभियान छोड़ दिया। कलिंग को जीतने के बाद, कलिंग उड़ीसा में है, और उड़ीसा को जीतने के बाद उन्होंने विजय अभियान छोड़ दिया, कभी भी युद्ध नहीं किया फ्यूचर में, या अभिलेख भी कह सकते हैं। चट्टानों और स्तंभों पर काफ़ी बहुत ज़्यादा अपने चट्टानों और स्तंभों के माध्यम से सीधे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। यानी कि शिलालेखों के माध्यम से सीधे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। क्या संदेश? सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके की शिक्षा उन्होंने शिलालेखों के माध्यम से दी। उनके काफ़ी सारे शिलालेख चट्टानों में और स्तंभ लेख खुदे हुए हैं। तो ये थे अशोक। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक पूरा जितना भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। बाय बाय।